सुनो स्टार्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ लास्ट क्लास मेरे ख्याल में आखिरी क्वेश्चन ये हुआ था, इससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको देखो, if capital Aij is the cofactor of the element Aij of the determinant this, then write the value of A32 into A32। इस A32 का क्या मतलब होगा? एलिमेंट एट द पोजीशन A32, और ये कैपिटल वाले का क्या मतलब होगा? कोफैक्टर ऑफ A32। तो A32 मेरे ख्याल में ये वाला पोजीशन, इसके जगह पर आ जाएगा 5। और कोफैक्टर निकालने के लिए तरीका क्या था कि इसको इसको छोड़ दो, बाकी चार का देखो क्या आएगा। 2 4 जा 8 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा? -22। और ये पोजीशन कैसा है, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? नेगेटिव का, तो साइन क्या हो जाएगा इसका? चेंज। तो क्या हो जाएगा आपके लिए बताओ? मेरे ख्याल में 22, और दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 110। ये आपका आंसर लिखो, A32 इंटू A32 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 22 इज इक्वल्स टू 110। ठीक है, इसको देखो, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। दोनों को यही साथ में लिख लेते हैं। माइनर अगर निकालना स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो M11 क्या हो जाएगा? देखो, रो गया, कॉलम गया, 10 + 1 मेरे ख्याल में 11 आएगा। M12 क्या हो जाएगा? तो रो गया, कॉलम गया, मेरे ख्याल में 6 - 0, तो 6 ही रहेगा। फिर M13 दैट शुड बी, रो गया, कॉलम गया, मेरे ख्याल में 3 - 0, तो 3। फिर M21, तो रो गया, कॉलम गया, तो 0 - 4, आई थिंक -4। फिर मेरे ख्याल में M22 चाहिए हम लोग को, तो रो गया, कॉलम गया, 2 - 0, 2 ही रहेगा। M23 चाहिए हम लोग को, तो रो गया, कॉलम गया, 1 - 0, 1 रहेगा। M31 चाहिए हम लोग को, रो गया, कॉलम गया, 0 - 20, -20। M32 चाहिए हम लोग को, यहाँ पे रो गॉन, कॉलम गॉन, -1 -12, माइनस कौन सा? रो गया, कॉलम गया। ठीक है लग रहा है? क्लियर है यहाँ तक? 3 2 एक बार और चेक कर देता हूँ। 2 3, रो गया, कॉलम गया। ठीक है यार, 2 3 के लिए देखो ये है ना, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 1 - 0। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। 3 2 एक बार और चेक कर देता हूँ। रो गया, कॉलम गया, -1 -12 -13। ठीक ही लग रहा है। और M33 का सोचूंगा, तो रो गया, कॉलम गया, 5 - 0, 5 रहेगा। यहाँ तक ठीक है, चलेगा। अब अगर मेरे को सपोज करो कि इसके बाद में कोफैक्टर निकालने का जिम्मेदारी भी दे दिया जाए, तो C11। अब मेरे को बस वो चार्ट याद रखना है कि कौन सा प्लस का था और कौन सा माइनस का था। जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनर का आंसर और कोफैक्टर का आंसर क्या रहा होगा? सेम। और जहां जहां माइनस था वहां वहां पे कोफैक्टर का जो भी वैल्यू आएगा, वो माइनर का वैल्यू का साइन चेंज करके आपको मिल जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा बताओ? ये वाले का पॉजिटिव पोजीशन, तो 11। फिर C12 में आई थिंक -6, C13 में मेरे ख्याल में 3। फिर इसमें एम एम नहीं सॉरी C21 में साइन चेंज होगा, नेगेटिव है तो 4। C22 में मेरे ख्याल में साइन चेंज नहीं होगा तो 2। C23 में साइन चेंज होगा तो -1। फिर C1 में मेरे ख्याल में साइन चेंज नहीं होना चाहिए, तो -20। C32 में साइन चेंज होना चाहिए तो 13। और C33 में आई थिंक साइन चेंज नहीं होना चाहिए, तो 5। ये आपके कोफैक्टर का लिस्ट हो। और ये लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि जिस जिस पोजीशन पर i + j का वैल्यू अल्टीमेटली क्या होगा? इवन। ठीक है, वहां पर आप सोचोगे प्लस, और प्लस के टाइम पर माइनर का आंसर, कोफैक्टर का आंसर इज गोइंग टू बी सेम। और जब जब i + j का वैल्यू क्या होगा आपके लिए? ऑड। तब तब वो सिचुएशन का साइन होगा नेगेटिव, और वहां पर माइनर का साइन चेंज करके आप कोफैक्टर लिखें। चले आगे यहां से। ओके, नेक्स्ट लिखो हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, हाँ। एक चीज यहाँ पे देखो, हाँ वैसे तो लैंग्वेज में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, मैं एक बार पहले सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा समझाता हूँ आपको। सपोज करो कि मुझे ना फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में इंटरेस्ट है, कुड यू नेम देम विदाउट एनी वैल्यू? जनरल वे में क्या होगा बोलो? A11 और बोलो A12 और बोलो A1। अच्छा, इसी तरीके से आप कॉलम 1 का भी एलिमेंट्स बताओ मेरे को। A11, A21 और A31। ठीक है ना? A3। अभी ध्यान से सुनना और सोचना मैं क्या कह रहा हूँ उस चीज को, हाँ।
इसको भी डबल कॉपी कर लेता हूं। अगर इनको इन्हीं पोजीशन के कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, और इसको ऐड कर देते, तो ये आपको देगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। जो डिटरमिनेंट ब्रेक हम करते थे ना शुरू शुरू में, जो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था कि 3/3 के डिटरमिनेंट को ऐसे ब्रेक करना है आप, ठीक है, तो उसको सॉल्व करके जो आंसर आपको मिलता था, अगर ऐसा रहेगा तो वही आंसर मिलेगा। और एक्चुअली वो हमारा शॉर्टकट भी इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, बस उसको क्योंकि एडवांस में पहले ही पढ़ा दिया जाता, ठीक है। सो व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई एनी सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ रो और अ कॉलम बाय देयर ओन कोफैक्टर्स एंड यू ऐड देम अप, मतलब किसी भी एक रो का एलिमेंट्स उठा लिया, ये किसी भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट्स उठा लिया, और उन एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके अगर आपने ऐड कर दिया तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। मतलब उस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने के बाद में वट एवर आंसर कम्स अप, ये खोलने के बाद में भी आपको वही आंसर मिल रहा हो। लेकिन फिर एक और सिचुएशन ये भी हो सकता है कि एलिमेंट्स तो चलो अपन ने लिया, मान लो कि ये किसका एलिमेंट्स है बताओ, रो 1 का एलिमेंट्स है, लेकिन आप कोफैक्टर जो है ना वो सेकंड रो का चिपका दो इसके साथ, C21 C22 एंड C33, नो सॉरी नॉट 33 C23, ठीक है, इनका प्रोडक्ट कर दो, एंड सरप्राइजिंगली यू विल फाइंड कि इनको ऐड करने से आंसर आता है 0, ठीक है। मतलब जिस रो का एलिमेंट है अगर उसी रो का कोफैक्टर्स भी है, या जिन पोजीशंस का एलिमेंट है उन्हीं पोजीशंस का अगर कोफैक्टर भी है फॉर सम रो और सम कॉलम, तो उनका प्रोडक्ट करके ऐड करके आंसर में क्या आता है हमारे पास में, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। लेकिन जिस रो का आपके पास में एलिमेंट्स है, कोफैक्टर्स अगर आप किसी और रो का लेते, जैसे यहाँ पर एलिमेंट किसका है, रो नंबर 1 का, कोफैक्टर्स किसका है, रो नंबर 2 का, और रो नंबर 2 के जगह कोफैक्टर्स आप रो नंबर 3 का भी ले लेते हो, स्टिल द आंसर इज गोइंग टू बी सेम। आंसर क्या मिलेगा आपको, 0। क्लियर है मेरे ख्याल में। सेम गोज फॉर कॉलम एज वेल, कि अगर मान लो कि किसी एक कॉलम का आप एलिमेंट्स उठा लेते हो, ये कौन से कॉलम का एलिमेंट्स है, फर्स्ट कॉलम, और इन्हीं पोजीशंस का इनसे आप कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, और इनको ऐड कर देते, तो आपको मिल जाएगा यहां पर क्या, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। लेकिन अगर ऐसा होता कि A11 A21 और A31, और सपोज करो कि आप कोफैक्टर लेते हैं मान लो कि सेकंड कॉलम का, तो क्या आ जाता है यहां पर, C21 C22 और क्या आता है C23, नहीं थोड़ा गड़बड़ कर रहा, रोज ले लिया, तो कॉलम कर देते हैं इसको C21, फिर C, नहीं फिर तो फर्स्ट कॉलम ही हो जाएगा, 1 2 होगा, वही गलती कर रहा हूँ, C12 और C22 एंड C32, 2 3 के 3 2 देखो, तो इसमें एलिमेंट्स कौन से कॉलम का है, फर्स्ट, और कोफैक्टर्स कौन से कॉलम का है, सेकंड। इसका आंसर भी टेक्निकली कितना मिलेगा आपको, 0। ये चीज आपको याद है, सिंपल बात ये, मैं फिर से दोहराता हूं एक बार, कि किसी भी एक रो का, ये किसी भी एक कॉलम का, इफ यू पिक अप द एलिमेंट्स एंड यू मल्टीप्लाई देम अप बाय देयर ओन कोफैक्टर्स, उनके खुद के ही कोफैक्टर से आप उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करके फिर उन सारे वैल्यूज को आप ऐड कर देते हैं, तो लास्ट में जो आंसर निकल के आएगा वो होगा वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। लेकिन आप अगर किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का एलिमेंट्स उठाते हैं और कोफैक्टर आप किसी और रो का या किसी और कॉलम का लेते हैं, उस केस में मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर आंसर क्या आएगा, 0। बस इसमें एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एलिमेंट्स आप पिक कर रहे हो रो से और कोफैक्टर्स आप पिक कर रहे हो कॉलम का, ये एलिमेंट्स आप पिक कर रहे हो कॉलम से, कोफैक्टर्स आप पिक कर रहे हो रो का, दोनों रो का ही होना चाहिए या फिर दोनों कॉलम का ही होना चाहिए। सेम सेम का है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट देगा, अलग अलग का है दोनों सेट ऑफ नंबर्स, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, हमेशा 0। क्लियर है मेरे ख्याल में। जैसे आपका रो कॉलम छोटा है, रो कॉलम से छोटा फिर तो हो ही नहीं पाएंगे, वो ये सारा चीज स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हो, तो डिटरमिनेंट है ही स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड, चलेगा। अच्छा एक बार इसको रीड आउट करके देखो, ये जो मैंने बोला वही सब बात यहाँ पे लिखा हुआ है। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज ऑलवेज 0, और ये चीज रेस्पेक्टिव है कि रो के एलिमेंट्स को कोफैक्टर ऑफ रो से करना है एंड कॉलम के एलिमेंट्स को कोफैक्टर ऑफ कॉलम से करना, ठीक है। उस केस में आंसर कितना रहेगा आपके पास में, 0। एंड दूसरा प्रॉपर्टी कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, इट मींस ये बात, ठीक है। याद रहेगा, ये कॉपी करोगे।
ठीक है, अगर याद रहेगा तो आगे बढ़ सकते हैं फिर, ठीक है, और नहीं रहा तो फिर पीडीएफ खोल के देखते रहना। और अब जैसे मान लो कि इसको देख लो आप एक बार, जस्ट ऐसे ही इन दोनों प्रॉपर्टी का फील दिलाने के लिए आप, ठीक है ना, इसके थ्रू थोड़ा सा हम बात करें। एक बार आप इस डिटर्मिनेंट को देखो, एक बार ना अपन क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते, ठीक है, यहाँ देखो, एक दो कॉपी बना लेता हूँ, देखना ध्यान से। पहले तो आप एक्सपैंड कर लो, मान लो कि रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करके इसका आंसर निकाल के रखते हैं, क्या आएगा बताओ तुम। रो 1 के अलॉन्ग अगर करते हो तो 2, रो गया कॉलम गया 9 माइनस 35, आई थिंक कितना 26, मतलब -26। फिर से ये पोजीशन नेगेटिव का है तो साइन चेंज -3, रो गया कॉलम गया 8 9 से 72 -20, गलत बोल रहे हो क्या, 72 -20 52, ठीक है, और प्लस 6 इंटू रो गया कॉलम गया 56 -4, चलेगा मेरे ख्याल में। इन दोनों का आंसर -52, ये वाला -3 टाइम्स 52, तो दोनों मिला के -4 टाइम्स 52, ठीक है, और वो वाला है +6 टाइम्स 52। इसमें भी दिमाग लगा लो, क्या बचेगा आपके पास, 2 टाइम्स 52, आंसर इज 104, चलेगा, ओके। अब इस चीज को हम चेक करते हैं, मतलब डिटरमिनेंट का आंसर तो ये है, एंड लेट्स सी कि मतलब जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाया वो सही है कि गलत, ठीक है। फर्स्ट यू टेल मी कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, प्रॉपर्टी जस्ट मैं वेरीफाई करने का ट्राई कर रहा हूं आपके साथ, हाँ, दो का निकाल के रख ले, चलो बताओ तो C11 क्या हो जाएगा, रो गया कॉलम गया 9 माइनस 35, तो आई थिंक -26, और पॉजिटिव पोजीशन है कि नेगेटिव पोजीशन, तो जो आया वही रहेगा -26, ठीक है। व्हाट अबाउट सेकंड पोजीशन, रो गया कॉलम गया 72 -20 कितना, लेकिन नेगेटिव पोजीशन है तो क्या हो जाएगा, C13 का देखो, रो गया कॉलम गया 56 -4 52, पॉजिटिव पोजीशन है वही रह जाएगा। नेक्स्ट बताओ इसका, रो गया कॉलम गया तो 27 -42, तो मेरे ख्याल में -15, और नेगेटिव पोजीशन है तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज 15। नेक्स्ट बताओ इसका, रो गया कॉलम गया तो 18 -24, तो आई थिंक -6, और पॉजिटिव पोजीशन है तो जो आया है वही रह जाएगा। फिर 5 का लोगे तो ये गया और ये गया, मेरे ख्याल में 14 -12, तो 2, और नेगेटिव पोजीशन है तो साइन चेंज हो जाएगा तो -2, चलेगा ये चीज। अब आप देखिए कि फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं पहले, तो उसमें हमको क्या करना है कि एलिमेंट्स को उसके खुद के रो से करना चाहिए, किसी और वाले से करना चाहिए, नहीं, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने लिखवाया आपको उसमें किसी और से करना चाहिए, ठीक है, करके देखो एक बार किसी और से करने से क्या आता है। तो 2 टाइम्स 15 प्लस 3 टाइम्स -6 एंड प्लस 6 टाइम्स -2, सोचो तो कितना आएगा यहाँ से, 30 -18 एंड -12, ऑल टुगेदर कितना आ रहा है 0। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन, कि जो एलिमेंट्स लिया आपने को फैक्टर अगर किसी और का ले रहे हो तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 0। एंड दूसरा प्रॉपर्टी वो कहता था कि भाई जिसका एलिमेंट ले रहे हो उसी का आप फैक्टर भी ले लो, तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 टाइम्स -26, फिर 3 टाइम्स -52 एंड प्लस 6 टाइम्स 52, ये भी मेरे ख्याल में वही है, -2 -3 मिला के -5, और वहां तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपके -52 एक बार के लिए, -3 इंटू 52 और प्लस 6 इंटू 52, और ऑल टुगेदर कितना 2 इंटू 52 इक्वल्स टू 1। देखो ठीक है, ठीक है, कहीं और से भी ट्राई करोगे तो सेम ही रिजल्ट आपको बार बार मिलेगा। जिस रो का ये कॉलम का आप एलिमेंट्स उठा रहे हो ढंग से कैलकुलेट करके उसी का कोफैक्टर अगर उठाते हो मल्टीप्लाई करके जोड़ते हो तो डिटर्मिनेंट मिलेगा, किसी और का कोफैक्टर उठाते हो मल्टीप्लाई करके जोड़ते हो तो क्या मिलेगा आपको 0, चलेगा मेरे ख्याल में। अच्छा, नेक्स्ट आप ये कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज है, इसको फटाफट लिख लो एक। अच्छा अगला सेट देखो, करो कॉपी करो, हाँ हो गया ओके, हो गया प्लस का पास प्लस ही क्यों लिखा है
नेक्स्ट हेडिंग लिखो एक सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैं एक बार बोलता हूं, लगे कि आपको लिखने का मन है तो बताना, नहीं तो फिर आगे बढ़े। सिंगुलर मतलब वो आदमी जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो 0, और नॉन सिंगुलर मतलब वो आदमी जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो नॉट इक्वल टू 0। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर को जब आप डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो कभी कभी आंसर 0 भी आ सकता है, और कभी कभी आंसर 0 ना आके पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। तो जब कभी भी आपका आंसर 0 आएगा, ट्राइसेस को बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड वाइस वर्सा, कि अगर किसी को आप सिंगुलर कह रहे हैं तो डिटरमिनेंट को 0 आप क्लेम कर सकते हैं। डिटरमिनेंट 0 आया, सिंगुलर बोल दो, कोई अलग से सिंगुलर बोल रहा है तो आप मान लो कि डिटरमिनेंट 0 हो रहा हो। ठीक है, और नॉन सिंगुलर के टाइम पर आइडिया क्या है कि द डिटरमिनेंट वैल्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट वैल्यू कैन बी समथिंग पॉजिटिव और समथिंग नेगेटिव। चलेगा मेरे ख्याल में, एक बार रीड आउट कर लो, लगे कि लिखना चाहिए तो लिखाएंगे, तो आगे बढ़े। If for a square matrix capital A, determinant is not equal to 0, then it is said to be non-singular. And if determinant A is equals to 0, then it is said to be singular. क्लियर मेरे ख्याल में, लिखाऊंगे छोड़ दो, क्वेश्चंस करते हैं इस पे भी। देखो इसको देखो, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आओ ट्राई करें, अगर सिंगुलर है तो फिर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0। अगले स्टेप में डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस ट्वाइस x प्लस 1 2 or 4 is equals to 0. This implies 4 times of 3 minus twice x and minus 2 times of x plus 1 is equals to 0. This implies 12 minus 8x और यहां से मेरे ख्याल में minus 2x minus 2 is equals to 0. This implies 12 minus 2 का आंसर 10 और इन दोनों का आंसर minus 10x is equals to 0. This implies 10 equals to 10x. So x is equals to, चलिएगा मेरे ख्याल में, जिनका हो गया हो वो लोग इसको ट्राई करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। फिर से वही रहेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 2 3 1 2 1 और x माइनस 2 एंड 3, इसका आंसर होना चाहिए 0। ठीक है, कर रहे हैं इसको, हाँ पुट करके तो वैसा है नहीं, हमको वैसे x ही पूछा, मैट्रिक्स वगैरह नहीं बताना। याद है, ठीक है मेरे ख्याल में, खोलते हैं इसको। आप फर्स्ट रो से खोल लो तो 1 इंटू रो गया कॉलम गया, मेरे ख्याल में 6 प्लस 2 8 आ जाएगा शायद, और ये पोजीशन नेगेटिव था, साइन चेंज प्लस 2 इंटू रो गया कॉलम गया, मेरे ख्याल में 3 माइनस एक्स, और ये वाला पोजीशन पॉजिटिव था, प्लस 3 इंटू रो गया कॉलम गया माइनस 2 6 इज इक्वल्स टू में 0। दिस इम्प्लाइज इससे आ जाएगा आपके पास में 8, इसको खोल दोगे तो आ जाएगा मेरे ख्याल में 6 माइनस 2x माइनस 6 और माइनस 6x इज इक्वल्स टू में 0। यहां से 6 और 6 स्वाहा, सो 8 माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू, ठीक है, कर लो आप, अब प्लस 1 करके सॉल्व कर, एक बार काट दो जो भी किया था, प्लस 1 करके वो माइनस 1 से आंसर नहीं आएगा। x प्लस 1 माइनस 3 4, फिर माइनस 5 x प्लस 2 2 4 1 और x माइनस 6, दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, दिस एम्प्लाइज x प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 2 प्लस 3 इंटू रो गया कॉलम गया तो माइनस 5 इंटू दिस तो माइनस 5x एंड प्लस 30, और रो 1 कॉलम 1 दिस इंटू दिस तो माइनस 8, और प्लस 4 इंटू रो गया कॉलम गया माइनस 5 और माइनस ऑफ 4x माइनस 8, ऐसा कुछ, दिस इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज
एक्स प्लस वन इंटू इसको खोलने से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 माइनस 2 एंड प्लस 3 इंटू यहां से आएगा शायद से माइनस 5x प्लस 22 और प्लस 4 इंटू यहां जाएगा आपके पास में माइनस 13 माइनस 4x इक्वल्स टू 0। फिर थोड़ा ध्यान से खोलना है, एक्स प्लस वन इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14 और प्लस 3 इंटू 5x मतलब माइनस 5x एंड प्लस 22। यहाँ पे इसको अंदर ले जा सकते हो तो माइनस 52 एंड माइनस 16x ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ पर भी खोलना होगा ध्यान से, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 14। यहाँ से माइनस 15x प्लस 66 माइनस 52 माइनस 16x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो कि सिंप्लीफाइड रिजल्ट क्या रहेगा इसका। एक्स क्यूब तो एक ही बार है, एक्स स्क्वायर का देखोगे तो माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3 तो माइनस 3x स्क्वायर। तो 14x का देखोगे तो माइनस 14x माइनस 4x तो माइनस 18x और ये वाला माइनस 15 माइनस 69x हो जाएगा माइनस 49x 49 होना चाहिए मेरे ख्याल में। 18 इन दोनों को मिला के 18 और ये 23 और फिर 33 और 16 तो 49 तो माइनस 49x। और नंबर्स में अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं बचेगा, हाँ वही 0 हो जाएगा 14 66 और 52 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस बार लग अच्छा है, मतलब अगर सपोज करो कि ऐसा कुछ आया है जिसमें से एक्स कॉमन निकल रहा है, लाइक लास्ट टाइम जो हमने गलत क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे हम, उसमें एक प्लस नंबर आ रहा था राइट, उसमें से एक्स कॉमन लेना नहीं पॉसिबल था बिकॉज एवरी टर्म डिड नॉट हैव एक्स। इसमें लेकिन एक्स कॉमन ले सकते तो बच गए। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो, एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 49 इज इक्वल टू 0। सो आइदर x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सही है ना। यहाँ पे यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, x इक्वल टू क्या रहेगा बताओ, माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस ये सॉरी प्लस माइनस नहीं माइनस बी प्लस माइनस रूट इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 प्लस ये वाला कितना हो जाएगा 196 अपॉन में 2 और 9 प्लस 196 कितना हो जाएगा मेरे ख्याल में 205। इसको सॉल्व नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना। एक्स का एक आंसर 0 हो गया, दूसरा आंसर ये हो। ठीक है, माइनस बी मैं बता देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, इस क्वेश्चन के नीचे ना एक नोट लिख लो आप, ये आप याद रखना, ये सब चीज धीरे धीरे मिलता रहेगा, मैं डिटेल में लिखाता जाऊंगा कि जब भी आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 का सिचुएशन हो, दो रास्ता है आपके पास में, या तो आप लगा देना मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब कहीं कहीं पे लगेगा, कहीं कहीं पे अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो तो नहीं सोच पाओ। ठीक है ना, तो यदि नहीं सोच पाओ तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस। ठीक है, डन मेरे ख्याल में ये वाला। ठीक है, आगे चल रहे हैं फिर। अच्छा, इसको देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर।
सिंगुलर होने से इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर होने से नॉट इक्वल टू 0। देखो क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 2 4 इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, तो 4 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहे हैं उसमें। तो 12 माइनस 8x माइनस 2x minus 2 is not equal to 0. So I think 10 minus 10x not equal to 0 and x is not equals to 1. अभी यहाँ पे सोल्यूशन लिखने का क्या तरीका होगा सोचो। हमको तो x का वैल्यू पूछा है, क्या नहीं ले सकता ये नहीं पूछा है, पूछा है कि क्या ले सकता। करेक्ट, x इज इक्वल्स टू r माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1। ये आपका आंसर हो जाएगा कि x जो है वो 1 नहीं ले सकता, बाकी जो नंबर चाहो ले सकते। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट, हाँ बिलोंग्स टू भी लिख सकते हो, इक्वल टू भी लिख सकते हो क्यों। नेक्स्ट देखो हेडिंग, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, देखो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है। कोई भी एक सपोज करो कि आपके पास में मैट्रिक्स होगा, आप उसके सारे एलिमेंट्स के करेस्पॉन्डिंग पहले उनका कोफैक्टर निकाल लीजिए एंड प्रिपेयर अ कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स। ठीक है, एक आपके पास में, तो मैं यहां दिखा भी देता हूं। मान लो कि ये एक मैट्रिक्स है आपके पास में, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के वैल्यूज के अकॉर्डिंगली इसका कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स आप प्रिपेयर कर। ठीक है, और इसको हम याद रखेंगे मन में कि इसको बोला जाता है बेकार मैट्रिक्स। मतलब मेहनत खूब करोगे, ठीक है, निकालना भी वो पड़ेगा ही, स्किप नहीं कर सकते हो उसको, लेकिन वो क्या होगा आपके लिए, बेकार मैट्रिक्स। इस बेकार मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज कर देते, मतलब ये जो C11 C12 C13 है उसको कॉलम में लिख दो, फिर 21 22 23 कॉलम में आ गया 21 22 23 31 32 33 31 32 33। तो बेकार मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद में जो निकल के आएगा उसको बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का मतलब है एक ऐसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जिसके सारे एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग क्या थे, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स आपका एडजॉइंट नहीं है, कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके जो आएगा वो आपका एडजॉइंट। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा पूरा मेरे ख्याल में 2x2 के मैट्रिक्स के लिए एक शॉर्टकट भी है कि अगर आप मानो कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस उस पर अप्लाई करोगे ना, तो 2x2 के मैट्रिक्स का आप समझ लेना कि एक लाइन में आप आंसर बता सकते हो विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन। सीधा देखो फट से आंसर। वो आंसर का तरीका क्या है ये आप थोड़ा याद रखने का ट्राई कीजिएगा कि जैसे ये हो गया आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स, डायगोनल के अलोंग यू विल सी कि एलिमेंट्स एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ, एलिमेंट्स एक्सचेंज। एंड नॉन डायगोनल के अलोंग यू विल सी कि साइन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ, साइन चेंज। कहने का मतलब ये हुआ, देखो यहीं पे ले लेते हैं, मान लो कि A इज इक्वल्स टू कोई एक मैट्रिक्स है 2 3 माइनस 5 6। ठीक है, इसका एडजॉइंट अगर आपको लिखना है ना 2x2 के लिए तो कुछ मत करो, सीधा आप आंसर लिख सकते हो। डायगोनल के अलोंग आपको एलिमेंट्स एक्सचेंज करना है तो 6 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे चला जाएगा, और नॉन डायगोनल के अलोंग आपको साइन चेंज करना है तो ये -3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। प्रोसेस लगा के भी करोगे तो यही आंसर मिलेगा। 2x2 के लिए ये शॉर्टकट क्लियर मेरे ख्याल में। थोड़ा सा लिखो, फिर एक 3x3 का भी शॉर्टकट बताता है। ईमानदारी से यदि करोगे ना, मैं दिखा दूंगा, एक बार पहले लिख लो। लिखो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, adjoint of matrix capital A is defined as is defined as is defined as transpose of is defined as transpose of the cofactor matrix is defined as the transpose of the cofactor matrix of capital A is defined as the transpose of the cofactor matrix of capital A। ठीक है, ये चार्ट नहीं बनवा रहा हूं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस में दिखाता हूँ कि जैसे ये वाला ट्रिक पहले फील करा देता हूँ कि ये वर्क क्यों कर। मान लो कि ऐसा होता है कि a इज इक्वल्स टू 2 3 माइनस 5 और 6, तो मैं अगर आपसे कहता कि इसका कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स प्रिपेयर करो आप, ठीक है ना, कोफैक्टर वाला,
वो क्या होता है बताओ एक बार। रो गया, कॉलम गया, जो ये एलिमेंट है वो क्या होगा इसका, वो इसका माइनर हो, और फिर पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि प्लस का पोजीशन है कि माइनस का पोजीशन है, अकॉर्डिंगली कभी हम साइन चेंज करेंगे और कभी हम साइन चेंज नहीं करेंगे। ये इवन का पोजीशन है कि ऑड का, प्लस का कि माइनस का। तो 6 अगर इसका माइनर आया तो कोफैक्टर भी 6 ही रहेगा। फिर आप आ जाओ इस पे, तो रो गया, कॉलम गया, -5 को होना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव का पोजीशन है तो क्या हो जाएगा बताओ, +5। फिर इसका सोचोगे तो क्या होगा, रो गया, कॉलम गया, 3 को होना चाहिए था, पोजीशन नेगेटिव का है कि पॉजिटिव, नेगेटिव का, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और इसके लिए रो गया, कॉलम गया, 2। तो आप देखो कि वही चीज हो रहा है, डायगोनल के अलॉन्ग एलिमेंट्स अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लिया है, और नॉन डायगोनल के अलॉन्ग यू कैन सी के साइन चेंज हो गया बस। ठीक है, तो 2x2 में आप ये वाला ट्रिक जो है वो ऑलवेज याद ही रख सकते हैं। लिखो, फॉर 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स adjoint is equals to, adjoint is equals to, इसको लैंग्वेज में लिख लेना जैसे बोल रहा हूं, ठीक है। लिखो, डायगोनल पे, डायगोनल पे एलिमेंट एक्सचेंज, डायगोनल पे एलिमेंट एक्सचेंज एंड नॉन डायगोनल पे साइन चेंज, एंड नॉन डायगोनल पे साइन चेंज, डायगोनल पे एलिमेंट एक्सचेंज एंड नॉन डायगोनल पे साइन चेंज। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखूं, एग्जाम्पल कैपिटल A इक्वल्स टू दिस, तो एडजॉइंट A इक्वल्स टू दिस। सॉरी, एक सेकंड, वो फैक्टर और फिर एडजॉइंट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 6, 5, -3 और 2। ठीक है ना, ठीक लग रहा है मेरे को, और वही हो रहा है देखो। ठीक है, आप ये लिख लो और एडजॉइंट इक्वल्स टू ये लिख लो। चले आगे, इसका बताओ एडजॉइंट क्या होगा, बिना को ज्यादा माथा लगाए। एक सेकेंड, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू -4 और 1, और यहाँ पर -2 और -3 लिख लो सीधा। मतलब वैसे तो आपको 2-3 स्टेप लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर पता है तो ये लगा सकते। चले आगे, 3/3। ठीक है, इसके लिए मैं आपको 2 मेथड दिखाऊंगा, हाँ, और आप लोग एकदम कॉपी वॉपी बंद करके ध्यान से मुझे दोनों मेथड करते हुए देखो। मैट्रिक्स एक बार याद रखने का ट्राई करो, क्या आ रहा है बताओ, 1 2 3 और बोलो 0 5 0 और बोलो 2 4। ठीक है, ये मेथड 1 होगी। मेथड 1 में देखो क्या है कि जैसे ये ए है ना, आप एक लाइन ऐसा लिख सकते हो, कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसको बस करते समय आपको बहुत ज्यादा लेवल पे केयरफुल रहना है, गलती कहीं पर भी नहीं कर, ठीक है ना। मानो कि यहां से बिगिन कर रहे हैं, तो रो गया, कॉलम गया, क्या आएगा बताओ, 15 - 0 कितना हो गया, 15, प्लस है कि माइनस है, प्लस, तो 15 का 15 रह जाए। फिर ये वाले में रो गया, कॉलम गया, तो 0 - 0 आई थिंक 0 ही रहेगा, और नेगेटिव था वैसे तो, बट 0 का साइन चेंज करके भी 0 रहेगा। फिर इसके लिए रो गया, कॉलम गया, क्या होगा, 0 - 10, और पॉजिटिव पोजीशन है तो -10 ही रह जाएगा। नेक्स्ट, इसके लिए रो गया, कॉलम गया, तो 6 - 12, तो -6, लेकिन नेगेटिव पोजीशन है तो कितना हो जाएगा, 6। सही है ना। इसके लिए सोचो, रो गया, कॉलम गया, तो 3 - 6 कितना आ जाएगा, -3, और पॉजिटिव पोजीशन तो -3 रहेगा। नेक्स्ट, रो गॉन, कॉलम गॉन, 4 - 4 0, साइन चेंज करके भी कुछ नहीं होगा। फिर इसके लिए रो गया, कॉलम गया, 0 - 15, तो आई थिंक -15 पॉजिटिव पोजीशन है इसलिए, सही है ना। फिर इसका सोचो, रो गया, कॉलम गया, क्या आएगा, 0 - 0 अगेन 0, और लास्टली इसका सोचो, रो गया, कॉलम गया, क्या आएगा, 5 - 0 तो 5, और पॉजिटिव है तो सेम रहे। क्लियर, ये क्या हो गया आपको फैक्टर वाला मैट्रिक्स, और हमारे भाषा में बेकार मैट्रिक्स। एडजॉइंट ये क्या होगा सोचो,
एडजॉइंट हो जाएगा इसका ट्रांसपोज 15 0 -10 फिर 6 -3 0 और बोलो -15 0। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बहुत सारा गलती होने का चांसेस, ठीक है, कि साइन वन में कहीं कुछ फंस गए आप। ठीक है, ये सपोज करो कि सब कुछ किए ट्रांसपोज करना भूल गए, वो सब कुछ भी अगर हुआ तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी का एक और मेथड 2 एग्जिस्ट करता है, और इसमें आई विल से कि मैंने ना कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एग्जांपल में कुछ जीरोस दे लिए। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आप फेस करो आगे चल के उसमें एक भी जीरो ना हो, सारे कुछ ना कुछ नंबर हो, साइज में भी क्या पता थोड़ा सा बड़ा हो और ज्यादा जो है वो दुखेगा। ठीक है, और साइन का भी अभी तो ऑलरेडी मान लो कि नया नया फ्रेश फ्रेश है, मैं भी पूरा एकदम 100% एफर्ट दे रहा हूँ, आप लोग भी दे रहे हैं, तो साइन में भी कहीं कुछ गलती नहीं हुआ हमसे। ठीक है, नहीं तो फिर एक वो भी है कि ये पॉजिटिव है तो माइनस को फैक्टर सेम, ये नेगेटिव है तो साइन चेंज करना है, यहाँ नेगेटिव साइन चेंज करना है, यहाँ नेगेटिव साइन चेंज करना है, और यहाँ पर भी साइन चेंज करना है। तो ये सब बहुत सारा छोटा छोटा बात है जिसका आपको ध्यान रखना, सो दैट ये राइट आंसर आए। अब एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो आप एग्जैक्टली पहले मैट्रिक्स को कॉपी करो तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 2 3 और बोलो 0 5 0 और बोलो 2 4 3। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, हाँ, ये आपके सीयूईटी या मेन एग्जाम में बहुत काम का चीज है। सर तो वो -20 होना चाहिए ना, 3 0 -20। ये नहीं, टॉप लाइन पे ये रो गया कॉलम गया 0 -10, 0 है ना, बोल दो 0। रो गया कॉलम गया। हाँ, हो गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा वाला ट्रिक देखो, अब ये यहाँ तक ठीक है सब कुछ। दूसरे वाले टेक्निक में क्या है देखो कि आपको ना ये सब साइन चेंज ट्रांसपोज ये सब करने का ध्यान रखने का दरकार नहीं, जो मैं सिखाने जा रहा हूँ उससे डायरेक्टली ही आपका आंसर आ जाए। ठीक है, कैसे आएगा देखना ध्यान से, ये आ गया सब कुछ। ये आने के बाद में अब नेक्स्ट आप क्या करो कि ये जो पहला लाइन है ना, इसको एज इट इज यहाँ कॉपी करो, क्या आएगा बताओ। फिर इसको कॉपी करो, क्या आएगा बताओ, 5 वर्क चलेगा। अब क्या करो कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को भी नीचे नीचे कॉपी करो। फर्स्ट लाइन क्या हो गया आपका 1 2 3 1 2, और सेकंड लाइन 0 5 0 0। ठीक है, पैटर्न याद रखना कि मैंने किस तरीके से किए। तो इसके बाद आप इस वाले लाइन को छोड़ दो, मतलब जो है वो है, बस कुछ दिक्कत नहीं। ठीक, नहीं जैसे लिखना सिखाया वैसे लिखना, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मैट्रिक्स है, उसको छाप लिया एक बार आपने, मैट्रिक्स के बगल में एक बार ऐसे समझो आप कि जो ये लाइन था उसको यहाँ लिखा, जो ये लाइन था उसको यहाँ लिखा, और जो फिर फर्स्ट लाइन था एक बार उसको नीचे मेंशन किया, सेकंड लाइन को भी ओवरऑल नीचे मेंशन किया, इतना किया हम। और उसके बाद में एकदम से जो लास्ट लाइन था ना यहाँ से एल शेप, उसको इग्नोर कर दी। ठीक है, अब ये करने के बाद में थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो देखो आप सब, ये ठीक है सब कुछ। अब क्या कि इन चार को अच्छे से देखो आप और इनका डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ। 15 देखना ध्यान से, मैं सीधा कॉपी करता जाऊं 15, उसके बगल वाले सारे नंबर का डिटरमिनेंट वैल्यू, उसके बगल वाले का माइनस, उसके नीचे वाले का 12 माइनस 6 6, उसके नीचे वाले का 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 तो -3, 0 और इधर वाले का 0, उसके बाद इस नीचे वाले का -15, फिर उसके नेक्स्ट 0, और उसके नेक्स्ट 5 5। ठीक है, 2 1 खत्म। देखो एक बार सेम आना चाहिए था वैसे तो, इसको क्या नहीं आ रहा है क्या, हाँ इसको अगर ट्रांसपोज करने की ट्रांसपोज करना शायद, नहीं एक से रुक जाओ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, वो बस देख लेता हूँ, ये और वो मैच कर रहा है क्या पूरा। ठीक है, हाँ तो इसमें वही है कि साइन का आपको उस तरीके से ध्यान नहीं रखना, और उसके बाद में फिर क्या है कि बस एक स्टेप में आप ट्रांसपोज कीजिए और ट्रांसपोज करने के बाद आपका आंसर। ठीक है, इसमें जैसे ये ना कि बहुत संभल संभल के आपको काम करना है, इस वाले में वही कि आपको संभल संभल के कोई काम करने की जरूरत है नहीं, आप एक बार में जो आंसर लिख सकते हैं।
चलेगा मेरे ख्याल में। बाकी ठीक है, स्कूल वगैरह में इसी को ज्यादा प्रेफर करना। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो इसको। तो ट्रांसपोज में ये ठीक है ऊपर में। अच्छा, ये डन है मेरे ख्याल में। इसका आप देखो जो जैसा हो। ठीक है, एक बार यहाँ पे भी लिख के छोड़ देता हूँ, को फैक्टर, और यहां से आ जाएगा आपका एट जॉइंट ए इज इक्वल्स टू क्या, इसका ट्रांसपोज, तो 15 0 -10 6 -3 0 -15 0 5। मैं फिर से एक बात बोलूंगा कि शुरू में आपको फर्स्ट वाला मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट फील होगा। इन फर्स्ट वाले में मैक्सिमम टाइम जो हम लोग कॉपी करते समय देखते हैं कि वो साइन चेंज करना बच्चा भूल जाता है कि कौन से पोजीशन पे सेम नंबर लेना था और कौन से पोजीशन पे उसका साइन चेंज करना था। इस सेकंड वाले मेथड में क्योंकि वो डर नहीं, आप डायरेक्टली अपना कोफैक्टर मैट्रिक्स बड़ी कन्वीनियंस से अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। बस आपको ट्रांसपोज लेने का जो है वो काम रहेगा। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल में आज यहाँ रोक देते हैं।